नमस्कार, स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो पे हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के बारे में। मेनली एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के बेनिफिट क्या होता है? जब भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हम एंटर करते हैं, तो हमारे लिए गवर्नमेंट में कोई आवाज़ होता नहीं है। अगर हम कोई लेटर भेजते हैं या कोई भी हमारी रिक्वेस्ट होती है रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, तो कभी-कभी ऐसे आवाज़ें गवर्नमेंट सुनती नहीं है, तो उसके लिए हमारी एक एसोसिएशन बनी रहती है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स जो होती हैं, ये एक्चुअली गवर्नमेंट बॉडी होता है, मगर रिप्रेजेंट एक्सपोर्टर्स को करते हैं। ये लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बायर सेलर मीट कराते हैं, ट्रेड फेयर्स अटेंड कराते हैं और खुद अटेंड हो करते भी हैं। और दूसरी एक है कि ये डेलीगेशन लेके जाते हैं दूसरे देशों में और दूसरे दूसरे देशों से बायर सेलर मीट इंडिया में भी कराते हैं। ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के साथ जुड़ते हो। इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल में आपको बायर की डेटाबेस भी मिलता है। अगर जो भी इंक्वायरीज आती है वो नॉर्मली सारे जो मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। तो बहुत अच्छी बेनिफिट्स होती है जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल में रजिस्टर करते हो तो दूसरी चीज़ है कि सर मैं बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिना मैं ईपीसी से मैं रजिस्टर किए बिना मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर अगर आपके अपने प्रोडक्ट का नहीं लिया तो एक मैंडेटरी आपको ईपीसी लेना ही पड़ेगा। विदाउट ईपीसी आप कर नहीं सकते हो क्योंकि आज वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो जैसे ही आप आईसी लोगे तो आईसी के बाद आपको अपनी जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से आपको ईपीसी लेनी है। तो हड़बड़ी में मत करना क्योंकि नॉर्मली क्या होता है काफ़ी लोगों को पहले-पहले क्या लगता है कि हाँ, मैं एग्रो प्रोडक्ट में कर लूँगा, मैं उसमें कर लूँगा, इसमें कर लूँगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस में स्टार्ट करना शुरू करते हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपका प्रोडक्शन फैक्ट्री है, तो आपको क्लैरिटी है, आप कौन से प्रोडक्ट में डील करोगे। मगर कुछ कंपनीज़ ऐसे हैं या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे, जो अभी तक डाइसी है, मतलब ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, सर मैं मुझे ये भी सोच रहा हूँ, वो भी सोच रहा हूँ। तो ऐसे वाले कंपनीज़ नॉर्मली एक प्रोडक्ट पे फिक्स नहीं होते एट द बिगिनिंग। तो उनको क्या होता है कि ट्राई एंड टेस्ट करना होता है, तो देखना पड़ेगा क्या सिचुएशंस आती है। कभी-कभी बड़े-बड़े कैपिटल्स लग जाते हैं बिज़नेसेस में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, एग्ज़ैक्टली मुझे इस प्रोडक्ट में या इसमें मुझे आगे बढ़ना है। तब आप ईपीसी का चुनाव कर सकते हो। तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ईपीसी आपने ले लिया, एक तो 2 चीज़ें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कौन-सा ईपीसी और कितने साल के लिए। तो पहली चीज़ कितना भी आपको डिस्काउंट मिल रहा हो या कोई भी प्रमोशन चल रही हो, तो आपको लेना है 1 साल के लिए, पहली बार। अगर जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, अगर आप चूक भी करते हो तो मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए FIO एक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, उसका 1 साल का आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट मिलेगा समवेयर अराउंड 10,000 का। अगर वही आप 5 साल के लिए लेते हो करीब-करीब 35 या 40,000 तक वो आता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, कौन-सी अगर आप ले रहे हो, एपेडा हो सकता है, अपैरल हो सकती है, जो भी है। आपको एक क्लैरिटी जब तक नहीं मिलती है, तो 1 साल का ही रिन्यू करना क्योंकि पता नहीं मेरा प्रोडक्ट इस कैटेगरी में नहीं आया तो, एक। दूसरी, अभी मेरा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में अभी मेरी शुरुआत हो रहा है, तो मैं इतना बड़ा रकम देके मैं 5 साल के लिए रिन्यू कर लेता हूँ और फिर बाद में मैं प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ, तो उसमें भी आपका घाटा होगा। तो ये चीज़ें आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में भी सेम ही करना होता है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तभी भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कौन से प्रोडक्ट में काम कर रहे हो। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कभी एग्रो चुनते हैं, कभी कुछ और चुनते हैं, तो ये सारी कन्फ्यूजन उनको हमेशा रहता है। तो उसको सॉल्व आउट करके, स्ट्रीमलाइन करके एक प्रोसेस हम समझाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको भी ध्यान में ये रखना है कि कौन से प्रोडक्ट आप फाइनलाइज़ कर रहे हो और इसके बाद एक बार वो फाइनलाइज़ हो गया, तो फिर उसके बाद आप ये देखोगे कौन सी ईपीसी में आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको पहली बार 1 साल के लिए, फिर एक बार वो सेट हो गया, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, 3-4 शिपमेंट निकल चुके हैं, तो फिर आपको अगली बार जब 1 साल के बाद रिन्यूअल जब आएगा, तब आप जितना लंबा टाइम के लिए लेना चाहते हो तब ले सकते हो क्योंकि एक तो कमाई हो चुकी है, दूसरा इसका बेनिफिट भी आपको पता चल गया, तीसरा इनके सपोर्ट सिस्टम आपको पता चल जाता है। अगर सपोर्ट सिस्टम कुछ ईपीसीज़ बहुत अच्छा है, कुछ ईपीसीज़ सुस्ती के नाम पे है, तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो जितना मैंडेटरी है उतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या मल्टी प्रोडक्ट के नाम पे कोई और कंपनी का ईपीसीज़ आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर गाइड देता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी ईपीसी लेनी है। ठीक है? एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसका लिंक, तो आप डायरेक्टली जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अपैरल्स के लिए, कपड़ों के लिए एक रेडीमेड गारमेंट जो मिलते हैं, तो उसके लिए आपको अपैरल
एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल देख लेना है। ये सारी डिटेल्स आप पॉज करके भी आप देख सकते हो, मैं स्लोली स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर केमिकल्स में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, फिर कारपेट में, फिर केमिकल्स, कॉटन, जो यान होता है, कॉटन्स होती है, कॉटन फैब्रिक्स होते हैं, तो रस्सी धागा जो भी होता है, तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। लेदर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो इस कैटेगरी में आएगा। पर सूटकेस, जो भी ब्राउचर मतलब वॉलेट्स वगैरह आप बनाते हो तो ये सारा इस कैटेगरी में आएगा। जो इंजीनियरिंग, पहले ही ये इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल था। अभी जो भी आप चेन्नई में जो प्लांट्स हैं नॉर्मली ऑटोमोबाइल की जो भी स्पेयर्स वगैरह बनाते हैं, ऑटोमोबाइल के रिलेटेड तो भी है, जो भी है चस्सी से लेके सारा वो एसेसरी तक सारा सब कुछ इसी कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे काफ़ी आपको ध्यान में देना होगा कि काफ़ी बार आप कॉपर प्रोडक्ट्स में काम करते हो मगर वो चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से इंडस्ट्री पे या कौन से प्रोडक्ट में वो लिस्टेड है, तो उसका बेनिफिट वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। या अगर आप मान के चलो कोई भी डाउट आ गया, आप यहाँ पे फ़ोन पे तो घुमा ही सकते हो। दूसरा, अगर इनकी ना लोकल ऑफिसेस भी होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप उस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो और आपके ऑफिस, कोई भी ऑफिस आपके नज़दीक में है, तो एक बार विजिट करके आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, ओके। तो यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हो। कभी कभी कॉपर वालों को भी कंफ्यूजन होता है, तो ये चीजें आप एग्जैक्टली देख के भी काम कर सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनते हैं अलग अलग चीजों के लिए, तो उसके लिए अलग सा ही एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल बना हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। अगर आप ऐसे कोई एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल में है तो फिर अलग बात है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे बाहर के रीजनल पे आप अगर आप काम कर रहे हो तो दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीओ जो हम बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लिखा नहीं है। तो जो रूल्स है, तो इस तरीके से बोला जाता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी और चीज में लिस्टेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये खाली जो डब्बा है यहाँ पे लिख दोगे। तो अगर कोई भी आपका ईपीसी नहीं है तो फीओ आपका ईपीसी बन जाता है ऑटोमेटिकली। कि अगर आप मान के चलो, अगर आपके जम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जेम्स एंड ज्वेलरी में देखते हैं, तो जेम्स एंड ज्वेलरीज में ये प्रमोशनल काउंसिल बना हुआ है, मगर आपको लगता है कि मेरा मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मैं 2-3 प्रोडक्ट में काम करता हूँ, तो आप फीओ ले लोगे, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरीज और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट साथ में नहीं जाते हैं ना, तो दोनों अलग अलग सी चीजें होती हैं। काफी बार ऐसा होता है कि फीओ का ले लो तो मल्टी प्रोडक्ट में आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको चल जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो फिर आपको अलग सा चीजें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो फिर आप अलग अलग चीजों के लिए एज अ मैन्युफैक्चरर आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि अलग एंटिटी बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेशली अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरीज में काम करते हो तो जेम्स एंड ज्वेलरीज लेना। दोबारा मैं बता रहा हूँ, फीओ उनके लिए जो मल्टी प्रोडक्ट में काम करते हैं एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। दूसरी, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, अगर आप मान के चलो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स है आपके जो इसके लिए कोई भी ईपीसी बना नहीं है, तो फिर आप फीओ का लोगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि एक बार पैसे दे दिए तो पैसे दोबारा नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट की सिस्टम है, कभी गवर्नमेंट वापस पैसे देते नहीं ना। तो हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स, हैंडलूम के लिए ये है, तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो कौन से प्रोडक्ट्स हैं। कारपेट्स, इंडियन ऑयल सीड्स प्रमोशनल काउंसिल अलग से बनी है, सिल्क एक्सपोर्ट्स के लिए, जूट के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, प्लास्टिक्स, पूरी प्लास्टिक की कैटेगरी है यहाँ पे, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। पावरलूम, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, ये नॉर्मली बड़े कंपनीज बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, तो नॉर्मली आपको इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप सर्विस एक्सपोर्टर हो, जैसे हमारी एक कंपनी है जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, सिलेक या लैक हम जो बोलते हैं, जो वर्म्स के जो एक गुड़ जैसी बनती है, तो नॉर्मली उसके बारे में हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन वीडियो में हमारी बात हो रखी है ऑलरेडी, वो भी वीडियो आप देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक भी मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि अगर इसका है तो प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशनल काउंसिल है, तो वहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते हो। स्पोर्ट्स का कोई भी प्रोडक्ट है, तो स्पोर्ट्स के लिए जो भी इक्विपमेंट्स आप बनाते हो, जिम से लेके क्रिकेट बैट से लेके जो भी वगैरह स्पोर्ट्स के लिए जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर टेक्सटाइल्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, वूल इंडस्ट्री के लिए, कॉफी बोर्ड है, कॉयर बोर्ड है, रबर बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है। अगर आप मान के चलिए कि प्रोसेस्ड फूड्स के लिए एपेडा है, अगर स्पाइसेस के लिए अगर आप जाते हो तो फिर स्पाइस बोर्ड अलग सा मिलेगा, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। टी बोर्ड है, टबैको, ये नॉर्मली है एपेडा, जो आपको एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स। अगर आप मान के चलो कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स है, तो फिर नॉर्मली वो कैटेगरी इसमें आ जाता है। कभी कभी सी फूड्स के लिए अलग बना हुआ है, तो फिर सी फूड की कैटेगरी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग ही इंडस्ट्री बन चुका रहता है। सो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जो नारियल की जो भी काम आएगा, तो वो इसमें आएगा। मरीन प्रोडक्ट्स जो मैं बता रहा था, सी फूड का जो भी कैटेगरी आती है, वो सारा इसमें फॉलो करेगा। जो भी डेवलपमेंट होती है, फिनिश्ड, प्रोसेस्ड या पैक्ड वाला, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी यहाँ पे है। दो आज के टाइम पे मोबाइल इंडस्ट्री थोड़ी बड़ी बन चुकी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। कुल मिला के आपके पास करीब करीब 37 ईपीसीज है। एक बार पूरा देख लेना, वो सारा ईपीसी का डॉक्यूमेंट पढ़ लेना। अगर आपका प्रोडक्ट इसमें नहीं मिलता है, तो आपको फीओ के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे लगता है कि इसमें है, मगर ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप एक काम करो, इनको फोन कर लेना या इनके ऑफिस में विजिट कर लेना, या जो भी नजदीक में ऑफिस हैं इनके, तो एक बार उनके वेबसाइट में जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो फिर वहां से आपको डायरेक्टली पूरा डेटा मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं अटैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका एचटीपी लिंक है, तो अगर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उनकी वेबसाइट खुल जाएगी। आपको तो पता है गवर्नमेंट वेबसाइट की क्या हालत होती है, कभी कभी जब हमें चाहिए होता है तो तब खुलते नहीं है, तो उसी हिसाब से काम होता है। मगर थोड़ी शांति से काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ईपीसीज बहुत ही सही काम करते हैं, कुछ ईपीसीज बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी ऑनलाइन आरसीएमसी। तो अगर आप ऑनलाइन आरसीएमसी के लिए आप जाते हो, तो डायरेक्टली आप डीजीएफटी के वेबसाइट पे ही जाओगे। आपको अगर आरसीएमसी लेना है, तो यहाँ पे आप सर्विस पे जाओगे, फिर यहाँ पे ई आरसीएमसी है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अप्लाई फॉर ई आरसीएमसी करोगे। अगर आपको खुद से करना है, वरना सीधा जाके आप कोई भी दूसरे कंपनी से भी, जो आपका सीए है उसको बोल दीजिए, वो आपको खुद का चार्जेस डाल के आपको बता देगा कि हाँ ये ईपीसी से आपको काम कर सकते हो, और ये ईपीसी का इतना चार्जेस है, मेरा इतना चार्जेस है, वो प्रॉपर क्लियरिटी आपको दे देगा। तो पूरी यहाँ पे है। जब दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आपको लॉगिन करने के लिए बोलते हैं ना, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा बाद में, कि बायर की डिटेल्स हो गया, या कोई भी प्रमोशंस होती है, इवेंट्स होता है, आपको कैशबैक्स जो मिलते हैं, बेनिफिट जो मिलते हैं, तो काफी सारे इंसेंटिव्स भी मिलते रहते हैं। तो सारी चीजें ईपीसी से आप करवा सकते हो। ये बहुत बड़ी बेनिफिट होती है एक एक्सपोर्टर के लिए, जो शुरुआत में कुछ जानते नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। देखो बिजनेस के बारे में हम सिखा सकते हैं, मगर प्रोडक्ट के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट चुनना कैसा है, मार्केट कैसे चुनना है, ये हम बता देंगे। मगर जब आप प्रोडक्ट चुनते हो, तो उसका डीप नॉलेज जो होता है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जाके नॉलेज जो लेना होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने बोल दिया कि अगर ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बहुत सही है, इसका बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट, इसमें पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी हम बना के दे देते हैं। मगर क्या होता है कि अगर इस इंजन में क्या है, ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इसके बायर्स क्या सोचते हैं लेने से पहले, ये बहुत सारी डिटेल चीजें आपको खुद से सीखना पड़ता है। क्योंकि ये चीजें, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी एक्सपर्ट्स होते नहीं है जो सारी चीजों के बारे में जानते हैं। अगर ऐसे कोई बोलते हैं तो सारा चीजें मैं जानता हूँ, तो फिर वो झूठी होगा, क्योंकि ऐसे
कोई भी नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, तो वो तो अलग सी बात है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, और उनकी नोटिफिकेशन, न्यूज़, उनके पब्लिकेशंस मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है, सारा सब कुछ। और ये सारे डिपार्टमेंट्स जो भी ईपीसीज है वो डिपार्टमेंट अंडर कॉमर्स में ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें वहीं पे आपको डीजीएफटी के अंडर ही आते हैं, सारे वहीं पे रहते हैं। और अगर किसी के बारे में कंप्लेन भी करना है तो डीजीएफटी को भी आप कंप्लेन कर सकते हो इनके रिगार्डिंग, तो फिर जो सपोर्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगा। वरना आज के टाइम पे थोड़ी बहुत गवर्नमेंट भी सुनता है, ट्विटर पे जाके थोड़ी बहुत बोल दो तो वो सुन लेते हैं। अगर एक बार नहीं सुनते तो 4-5 बार बोल दो तो फिर वो सुन ही लेते हैं, ठीक है। तो ट्विटर सिर्फ इंडियन्स के लिए, अगर मैं जनरली बताऊं तो नॉर्मली लोग ट्विटर को लेके बिजनेस करते हैं, काफी कुछ चीजें करते हैं, मगर इंडियन सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए या कंप्लेंट्स करने के लिए बहुत ट्विटर का बहुत इस्तेमाल होता है। तो अभी एक ट्विटर अकाउंट रखने में कोई हर्ज नहीं है। काफी लोगों का इंडिया में ट्विटर में कोई अकाउंट्स नहीं होता है, सारा फेसबुक इंस्टाग्राम ही चलाता है। मगर ट्विटर पे भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एंटर कर रहे हो तो फिर ट्विटर में भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये लोग भी आपको ट्विटर पे मिल ही जाएंगे। इनकी ट्विटर अकाउंट तो होता ही है, तो वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो इनको। और इनके सारे पोस्टिंग्स वगैरह रेगुलरली ट्विटर्स पे आते हैं, तो फिर आपको अगर न्यूज़ वगैरह चाहिए होता है या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो ट्विटर पे आप इनको टर्न ऑन करके रख सकते हैं। इनके जो भी ट्वीट लगते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेन बेनिफिट है। जो आपको पहली चीज आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि कौन सी ईपीसी से आपका काम होने वाला है, फिर उसी ईपीसी के हिसाब से आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर आप पहले एक्सपोर्टर हो, पहली बार आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज आपको पहले एपीसी ईपीसी कौन सी सही है वो चुन लेना है। दूसरा, 1 साल के ऊपर आपको रिन्यूअल नहीं करना है, क्योंकि पैसे वेस्ट हो जाते हैं, तो पैसे बचा लीजिए, क्योंकि थोड़े महंगे मिलते हैं। तो 1 साल का करीब करीब 8 से 10 हजार का लगता है, तो फिर 5,000 अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट लग सकता है कि 5 साल का ले लेते हैं तो हाँ ठीक है 40,000 में मिल जाएगा। मगर 40,000 गलत ईपीसी का ले लिया तो फिर वो तो पैसे गए, तो फिर उसका कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो प्लीज ये ध्यान में रखना, क्योंकि रिफंड का तो कोई स्कोप ही नहीं है, बिल्कुल ही स्कोप नहीं है, रिफंड तो मिलेगा नहीं। तो हर जगह उन्होंने लिखा भी रहता है जो अमाउंट्स होते हैं रिन्यूअल फीस के या रजिस्ट्रेशन फीस के, इट विल बी नॉट रिफंडेड। तो फिर इतना क्यों रिस्क लेना है। पहले 1 साल तो ढंग से काम कर लो उसी प्रोडक्ट में, उसी इंडस्ट्री में, 1-2 शिपमेंट भेज दिया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो फिर आप सीधा आके आप अपने प्रोडक्ट लेके काम करना शुरू कर सकते हो। फिर उसके बाद तो लंबा टाइम के लिए, अगर वो 10 साल भी देता है तो 10 साल का रिन्यूअल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी भी डाउट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, बेसिक चीजें सीखनी है, एडवांस चीजें सीखना है, किसी का मेंटरशिप का सपोर्ट चाहिए, तो हमारी ऑलरेडी कोर्सेज लाइव है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको पूरी कोर्स का मटेरियल मिल जाएगा। 99% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जो नहीं जानते हो वो सारी चीजें जान लोगे। जो भी आपका कंफ्यूजन रहेगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रह जाएगा या काम करने लगेंगे तो उसके बाद में थोड़ा बहुत डाउट्स आएगा, तो फिर हमारी लाइव वेबिनार भी होती है एवरी मंडे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स लेते हैं। तो एक बार कोर्स ले लिया, सीख लिया, फिर उसके बाद जो भी काम करना शुरू किया, वहाँ पे तकलीफ आया या कोर्स में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, वो चीज़ें आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए एक्सेस रहेगा, हैंड होल्डिंग भी और साथ ही साथ आपको कोर्स भी, ये दोनों लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। तो फिर आप ले सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आपको इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा लैंग्वेज में ये मिलेगा। आपको जो भी भाषा समझ में आती है, जो भी अच्छा लगता है, तो फिर उसमें आप लेके काम करना शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एक सपोर्ट मिलेगा हमारे चैनल को भी, और हमको भी लगता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी सपोर्ट रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अपना ईपीसी और ईपीसी का जो भी रजिस्ट्रेशन आप करोगे ढंग से करिए, रिसर्च करके करिए। अगर कोई भी डाउट आता है, जो हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं उसमें भी अटेंड कर सकते हैं, या हमारे कोर्स लेंगे तो ऑब्वियसली हम मंडे मिल लेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।